हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपके क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस कर दिया था। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12 है ये। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन दिस सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। एक सेट है जिसमें ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन है। एक प्लेन है, उसमें बहुत सारे ट्राइंगल्स बने हुए हैं। उस पे एक रिलेशन डिफाइन किया गया आर सच दैट T1 इज T1 T2 अंडर रिलेशन आर रिलेट कर जाएंगे इफ T1 इज सिमिलर टू T2। मतलब एक प्लेन में 50 ट्राइंगल्स मान लीजिए बने हुए हैं, तो जो जो ट्राइंगल्स एक दूसरे से सिमिलर हैं वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो एक ट्राइंगल आप उठाइए, उससे जो जो सिमिलर हो गए वो उस रिलेशन में एक पेयर बन गया, दूसरे बन गए, तीसरे बन गए। तो ये जो रिलेशन है ये सर्टेन ट्राइंगल्स को ग्रुप कर देगा। तो इस क्वेश्चन में यही आपको प्रूफ करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि भाई अगर एक ट्राइंगल अपने आप से सिमिलर होता ही है तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर है तो दूसरा भी इससे सिमिलर होगा ही होगा, सिमेट्रिक हो गया। अगर एक ट्राइंगल दूसरे से सिमिलर है, दूसरा तीसरे से सिमिलर है, तो पहला और तीसरा भी सिमिलर हो जाएंगे। यही आपको इसमें इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए लिख देना है। ठीक, तो चलिए लिख देते हैं। सॉल्यूशन T1, T1 belongs to R because एवरी ट्राइंगल, अब हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिकल सिंबल्स यूज कर सकते हैं, इज सिमिलर टू इट सेल्फ। हर ट्राइंगल अपने आप से सिमिलर होता है। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव हो गया। T1, T1 belongs to R because R is every triangle is similar to itself. If T1, T2 belongs to R, this implies that T2, T1 also belongs to R. Since if T1 is similar to T2, then T2 is also similar to T1। Therefore R कैसा हो गया? R is symmetric। अब देखो बच्चों, इसमें और कोई हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं दिखा सकते हैं। ये केवल ऑब्वियस मतलब एक एक्सप्लेनेशन वाली ही बात है कि अगर T1 T2 को सिमिलर है, T2 T1 को सिमिलर, सॉरी, तो T2 T1 के सिमिलर हो ही जाएगा। चलिए, यही बात है कि x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू x। इफ T1 T2 belongs to T1 T2, T2 T3 belongs to R, this implies that T1 and T3 also belongs to R। रीजन लिख देते हैं। if T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3, this implies that T1 is also similar to T3। Therefore R is transitive also। तो R को हमने क्या क्या प्रूफ कर दिया? R एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है और ट्रांजिटिव रिलेशन है। देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक, ये आपको पहला पार्ट प्रूफ करना था। सेकेंड पार्ट ये कह रहा है कि उसने तीन ट्राइंगल्स की साइड्स दे दी हैं, तीनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। देखिए, हमें यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल इसलिए दिया गया है कि तीनों में एक एंगल कॉमन है, 90 डिग्रीज का। ठीक, तो चलिए
अब हम ये निकालते हैं कि भैया इसमें से तीनों ट्राइंगल्स में से कौन से दोनों दो सिमिलर हैं। तो देखिए T1 is T1, T2 and T3 all are right triangles. ठीक, T1 साइड्स क्या हैं 3, 4 and 5. T2 की साइड्स हैं 5, 12 and 13 एंड T4 की साइड T3 की साइड्स हैं 6, 8 एंड 10। अब देखिए, अब ऑब्वियस यहां पे आप ट्राइंगल बना के देखिए, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुआ। एक ट्राइंगल आपका बनेगा 5, 12 एंड 13। तो एक, अब ये देखिए, ये जो बेस है, मान लीजिए इस बेस को हम 5 मानते हैं, तो ये 12 होगा, लॉन्गेस्ट साइड ही हाइपोटेन्यूस होती है 13। तीसरे वाले को देखिए 6 इसका डबल, 8 इसका डबल और 10 इसका डबल। बताइए कौन से ट्राइंगल सिमिलर दिख रहे हैं? ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। एक तो आपको ये भी पता है चाहिए कि सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी जो आप लोगों ने पहले पढ़ी थी वो याद होनी चाहिए, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसमें जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये कहती हैं कि दो ट्राइंगल्स, इस केस के लिए हम बता रहे हैं कि सिमिलर कब होते हैं। वो दो ट्राइंगल्स सिमिलर तब होते हैं जब या तो तीनों एंगल्स आप सेम कर दीजिए या फिर कोई एक एंगल सेम कर दीजिए और बाकी तीनों साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। बाकी साइड्स का रेशियो तो सेम होना ही होना चाहिए। तो चलिए T1 is to T2, T1 is to T2 अगर करें हम, this implies that 3/5 is not equal to 4/12, ये इसके बराबर नहीं है, and is not equal to 5/13। T3 T1/T3 करें, देखिए इससे हम सबकी सिमिलरिटी चेक कर लेते हैं। इससे अगर ये सब सिमिलर हो गए तो हम कहेंगे कि भाई वेल एंड गुड, इससे जो जो सिमिलर होगा वो आपस में भी सिमिलर, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अगर ये इससे सिमिलर हुआ, अगर ये इससे नहीं सिमिलर हुआ तो ये इससे भी सिमिलर नहीं होगा। यहां पर हमने प्रूफ कर दिया कि T1 इज नॉट सिमिलर टू T2, तो इसका मतलब T1, अब T1 को हमने प्रूफ कर दिया T1 इज सिमिलर टू T3, तो T2 T3 प्रूफ करने की जरूरत नहीं है आपको। T1/T3 किया तो ये आ गया 3/6, 4/8, 5/10 which is equal to 1/2. Therefore T1 and T3 are similar triangles। ठीक, तो T1 T3 इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। क्या कर जाएगा? सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी सिमिलरिटी की याद रखिएगा, तभी आपका क्वेश्चन पॉसिबल है, नहीं तो ऐसा नहीं क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो कैसे क्वेश्चन को आप लोग करेंगे। ठीक है, गिव मी सम टाइम टू क्लियर द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13, इट्स रिटन ऑन द बोर्ड एंड इट सेज that you have to show that the relation are defined on the set A of all polygons as are equal to P1 P2। दो polygons हैं P1 P2, they will belong to this relation R if they have same number of sides। ऐसे पॉलीगॉन्स जिनकी नंबर ऑफ साइड्स सेम है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और सेट ए आपका इज द सेट ऑफ पॉलीगॉन्स इन अ प्लेन है। ठीक, तो क्वेश्चन का मतलब है कि एक प्लेन है जिसमें बहुत सारे पॉलीगॉन्स बने हुए। पॉलीगॉन्स मतलब मल्टीपल साइड्स वाले फिगर्स, 3 साइड्स भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी। 3 वाले को ट्राइंगल बोलते हैं, 4 वाले को स्क्वायर या रेक्टेंगल या रोम्बस या बहुत सारे नाम हैं आपके, पैरेललोग्राम एटसेट्रा एटसेट्रा। 5 वाले को पेंटागन, 6 वाले को हेक्सागन आगे, और 7 वाले को तो हमें नहीं पता, 8 वाले को ऑक्टागन, ऐसे ऐसे बोलते हैं। ठीक, तो इन सब को आप जैसे जो 8 साइड वाले हैं वो सब ऑक्टागन्स होंगे और सारे के सारे इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सारे के सारे ऑल द पॉलीगन्स विद साइड्स नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 8, सारे के सारे ट्राइंगल्स विद नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 3 इसको सेटिस्फाई करेंगे। मतलब वो सब आपस में रिलेट कर जाएंगे। ठीक, जिसकी नंबर ऑफ साइड्स बराबर हैं। मतलब
ट्राइंगल रेक्टेंगल स्क्वायर से रिलेट कर जाएगा, स्क्वायर पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम, ये सब आपस में रिलेटेड हैं। क्यों? क्योंकि सबकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं? 4। तो ये रिलेशन एक ऐसा है, ये उन पॉलीगॉन्स को रिलेट कर देता है जिसकी नंबर ऑफ साइड्स सेम होंगी। ठीक, आपको ये प्रूफ करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। और उसके बाद आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स का सेट बताना है जो कि एक ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल विद साइड्स 3 4 5 से रिलेट कर रहे हो अंडर दिस रिलेशन आर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम क्वेश्चन, सेम प्रोसीजर, सेम कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन में बस थोड़ा बहुत डिफरेंट है। P1 कॉमा P1 बिलोंग्स टू R बिकॉज, क्यों? Because P1 and P1 will have same number of sides as itself। ये अपनी ही साइड्स के बराबर नंबर ऑफ साइड्स रखेगा, नहीं तो ऑब्वियस सी बात है, पर लिखना पड़ेगा। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट R इज कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकेंड, P1 कॉमा P2 belongs to R implies P2 कॉमा P1 belongs to R। क्यों? क्योंकि if number of P1 and P2 have same number of sides, then P2 and P1 will also have same number of sides। ठीक है बच्चों, चलिए therefore R is क्या हो गया? सिमेट्रिक। देखिए बच्चों, पेशेंस के साथ अगर हम लिख रहे हैं एक ही चीज को तो आप भी लिखिएगा, आपको करना जरूरी है। एग्जाम में आएगा तो फंस जाओगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेगा। 10 बार एक ही चीज लिखोगे तो याद हो जाएगी। ठीक, चलिए तीसरा क्या बचा? ट्रांजिटिव। हम कहेंगे कि P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू R इंप्लाइज P1 कॉमा P2, और रादर हम तीनों को लिख देते हैं, P1 कॉमा P2 एंड P2 कॉमा P3 belongs to R। This implies that P1 comma P3 also belongs to R। यही ट्रांजिटिव के होना चाहिए कि P1 P2 बिलोंग किया, P2 P3 बिलोंग किया, तो P1 P3 भी होना ही चाहिए। Since if P1 has k sides, number of sides लिख लेते हैं, where k belongs to integer। If P1 has k sides and P2 has k sides, and also P2 and P3 has same number of sides, therefore P3 will also have कितना number of sides? k sides। This implies that P1, P2 and P3 all have k sides। k की जगह 1 2 3 3 4 5 6 पुट से कर सकते हैं। This implies that P1 and P3 have same number of sides। देख रहे बेटा कितना घुमा घुमा के नाक पकड़नी पड़ती है इसमें। पता है कि क्या है फिर भी लिखना पड़ेगा, पता है कि ट्रू है फिर भी लिखना पड़ेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, नॉट मैथमेटिक्स, ब्यूटी ऑफ NCERT। चलिए, तो ये है, आपको चीजें अच्छी जरूरी हैं इसलिए आपको बार बार लिखवाई जा रही हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट R इज व्हाट? ट्रांजिटिव। R ट्रांजिटिव भी हो गया, देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, और एक इक्विवेलेंस रिलेशन तो ही गवा। अब आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड पार्ट इसका है वो ये कह रहा है कि
what is the set of all elements related to the right triangle with sides 3 4 5? अब देखो बच्चों, इसमें जो राइट ट्राइंगल और साइड 3 4 5 दिया हुआ है ना, इट्स ऑल यूजलेस, इट्स ऑल यूजलेस। क्यों? क्योंकि हमें केवल नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन से मतलब है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। चलिए since or rather we have to find polygons related to triangle, to right triangle with sides 3 4 5। अब देखिए यहां पर ये जो 3 4 5 दिया है ये बेकार है, और राइट ट्राइंगल भी बेकार है। हमारे लिए क्या मतलब मायने रखता है? हमारे लिए सिर्फ ये ट्राइंगल मायने रखता है, सिर्फ ये ट्राइंगल मायने रखता है, which implies that we have to find polygons with कितना साइड्स है? 3 साइड्स, which is equal to set of कौन से? ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। इस प्लेन में उस प्लेन में जितने ट्राइंगल्स हैं ना वो सब रिलेट कर जाएंगे इस राइट एंगल ट्राइंगल से। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड एंड राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 14 ऑन द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो आई हैव रिटन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। और बच्चों देखो, एक चीज और अच्छे से समझ लेना कि इस टाइप के क्वेश्चन से आपको भागना नहीं है। देखिए बात समझिएगा, इट्स ट्रूथ ऑफ लाइफ, ये लाइफ का फैक्ट है कि ये जो क्वेश्चंस है ना आपके, ये जो क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं कि आपको पता है कि सही है, आपको पता है कि सही है, लेकिन फिर भी आपको लिखना है कि भैया ये सही क्यों है। ठीक, कहते हैं ना कानून सबूत देखता है। सामने देखा है कि मर्डर कर रहा है, ठीक, सामने देखा किसी ने कि वो मर्डर हुआ, लेकिन गवाह नहीं है, मर्डर ऑफ सॉरी वेपन नहीं है, क्या बोलते हैं, क्राइम मोटिव और वेपन जिससे, चलिए एनीवेज हम गलत एग्जाम्पल ही दे रहे हैं। आपने देखा कि वो चोरी करके गया, अब भाई देख लिया है, पता है कि उसके घर से चोरी हुई है, वो उसी ने चोरी किया, लेकिन सबूत नहीं मिला, उसके घर में सामान मिला नहीं मिला, किसने एफआईआर किया, किसने चोरी करते हुए देखा नहीं देखा, जब तक सबूत जो जब तक नहीं मिलता तब तक उसको चोर नहीं बोल सकते। ये दुनिया, इस जिंदगी का दस्तूर है बच्चों कि आपको पता है कि चीजें सही हैं, लेकिन दूसरे को फिर भी कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई ये सही है तो क्यों है। हमको पता है कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अभी तक हमने जो 3 क्वेश्चन किए 12, 13, 14, ये सब सेम टाइप के क्वेश्चन है। इनफैक्ट 11th भी उसी टाइप का था, 11, 12, 13, 14 ये सब सेम टाइप के क्वेश्चन है। हमें पता है कि ये ट्रू होता है, लेकिन स्टिल यू हैव टू प्रूव इट, राइट इट डाउन। तो लिखने से भागिए मत, यही सब चीजें आपको समझाएंगे कि कैसे हम उन चीजों को प्रूव करना आसान होता है जिसमें कि एक चीज से दूसरी चीज पे पहुंचना होता है, कि हमें एक रिलेशन दिया गया, हम इसको सॉल्व करते करते दूसरे पे पहुंच गए। इट्स इजी टास्क, लेकिन हमें पता है कि भैया ये है, ये सही है। हमारे हाथ में क्या रखा है, ये चॉक होल्डर है, ये चॉक होल्डर, हमें प्रूफ करना है कि ये चॉक होल्डर है। दिस इज ए डिफिकल्ट टास्क, ये डिफिकल्ट होता है भाई। दिख रहा है, तुमको भी दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है कि चॉक होल्डर है, लेकिन फिर भी अगर आप कहिए कि इसको प्रूफ करो कि ये चॉक होल्डर है, तो हम प्रूफ करेंगे। देखिए हमने इसको दबाया तो देयर इज अ चॉक कमिंग आउट ऑफ इट, दिस इज अ चॉक होल्डर। इसका हम इससे लिखेंगे तो बोर्ड पे लिखा भी जाता है। चॉक की प्रॉपर्टी होती है कि उससे आप किसी रफ सरफेस पे लिखते हैं तो वहां पे लाइन खींच जाती है। तो देखिए हमने इसे खींचा, लाइन खींची, इसका मतलब ये क्या चीज है, ये चॉक है, और इस चॉक को हमने इसमें डाला तो इसने इस चॉक को होल्ड कर लिया, तो दिस इज कॉल्ड अ चॉक होल्डर। यही सीखना है आपको। हमको पता है कि चीज ट्रू है, चीज ट्रू है, ये है चॉक होल्डर, लेकिन सबूत देना पड़ेगा। उसी तरीके से मैथमेटिक्स में कई बार थियोरेटिकल क्वेश्चंस में आपको पता है कि चीजें ट्रू हैं, लेकिन फिर भी आपको लिखना पड़ता है। भागिए मत इन सब चीजों से। तो चलिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्लेन है, उसमें बहुत सारी लाइंस बनी हुई हैं, बहुत सारी लाइंस बनी हुई हैं, ठीक। फिर इसमें हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया कि भैया एक रिलेशन है आर सच दैट
L1 इज रिलेटेड टू L2, L1 को L2 से रिलेटेड हम तब मानेंगे when L1 इज पैरेलल टू L2, जब L1 L2 के पैरेलल हो जाएगा। सोच लीजिए, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर जाएंगी। अब इसको इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, बात का पार्ट तो बाद में देखेंगे। इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए देखिए सिंपल सी चीज, हर लाइन अपने आप के पैरेलल होती है, रिफ्लेक्सिव हो गया। एक लाइन अगर दूसरे के पैरेलल है तो दूसरी पहले के पैरेलल होगी, प्रूफ हो गया। सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है तो L1 L3 के पैरेलल हो ही जाएगी। इसका मतलब ये तीनों जो हैं ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस हो गया। एकदम सिंपल ऑब्वियस सी चीज है, लेकिन लिखना है तो लिखेंगे कैसे? सिंस एवरी लाइन इज पैरेलल टू itself, this implies that L1 comma L1 belongs to R for all L1 belonging to A. Therefore R कैसा हो गया? R is reflexive। यही हमने कहा कि हमको पता है कि ये चीज सही है, लेकिन फिर भी हम लिखेंगे R is reflexive। अब नेक्स्ट सिमेट्रिक प्रूफ करना है। सिंस if L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3, this implies that L1 is parallel to L3। L1 L2 के पैरेलल है, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो ये दोनों तो भी पैरेलल हो जाएंगी। ठीक, तो L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 L3 के पैरेलल है। वही चीज यहां लिख दी गई है कि L1 पैरेलल टू L2 and L2 parallel to L3 implies L1 is also parallel to L3. This implies that R is what? Symmetric. Sorry. R is, अब हमने चलिए ट्रांजिटिव प्रूफ कर दिया है। L1 L2 को पैरेलल है, L2 L3 को पैरेलल है, तो L1 L3 को पैरेलल है, तो R is ट्रांजिटिव। चलिए हमने कुछ बोला नहीं था कि हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, तो हम इस बेनिफिट ऑफ डाउट को लेके यहाँ ट्रांजिटिव प्रूफ कर दिया। अब थर्ड क्या बचा? रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिया, ट्रांजिटिव प्रूफ कर दिया, सिमेट्रिक भी प्रूफ कर दो। तो सिंस if L1 is parallel to L2, this implies that L2 is also parallel to L1. This implies that L1 L2 belongs to R, implies that L2 L1 belongs to R. Therefore R is symmetric। तो क्योंकि हमारा R एक सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव रिलेशन है, देयरफॉर R कैसा हो गया? R इज ट्रांजिटिव। R ट्रांजिटिव भी हो गया। चलिए हमने ऑब्वियस सी चीज को लिख दिया बोर्ड पे, आप लोगों ने भी समझ लिया होगा, लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। वो ये कह रहा है कि व्हाट इज दिस सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन 2x + 4 y इज इक्वल टू 2x + 4 इन द प्लेन। अब ये बताइए, 11th क्लास में आप लोगों ने लाइंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन। उसमें आपने पढ़ा होगा कि अगर ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, ठीक, तो लाइंस इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है, कैसे पता करते हैं? तो हम कहेंगे भैया ये जो थीटा होता है ना, ये दोनों थीटा अगर सेम होगा तो लाइन पैरेलल हो जाएगी। और ये थीटा इस लाइन से कैसे रिलेट करता है? तो हम कहते हैं भैया कि tan थीटा आपका m होता है स्लोप ऑफ द लाइन, जिसको कि हम स्लोप ऑफ द लाइन बोलते हैं। तो इसका मतलब टू लाइंस आर पैरेलल, टू लाइंस आर पैरेलल if they have same क्या? slope, have same slope। तो this implies that slope of y is equal to 2x + 4 is what? m2। हमको पता है कि इसका स्लोप कितना आएगा? 2 है, y is equal to 2। अरे y is equal to mx + c लाइन की इक्वेशन होती है, तो m क्या होता है? उसका स्लोप होता है। c क्या होता है? y इंटरसेप्ट होता है। तो m इज द स्लोप ऑफ द लाइन। तो अगर दो लाइंस का स्लोप सेम हो गया तो हम ये कहेंगे कि लाइंस पैरेलल हैं। तो इट मींस if the slope of this given line is 2, this implies that all lines in plane
हैविंग स्लोप कितना इक्वल टू 2 आर रिलेटेड टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 अंडर रिलेशन, कौन से रिलेशन, इस रिलेशन के अंतर्गत हर टू स्लोप की लाइन इस लाइन से रिलेट कर जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब दो क्वेश्चंस और बाकी हैं जो कि दोनों ऑब्जेक्टिव हैं। गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड एंड राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि एक सेट दिया गया 1 2 3 4 और एक रिलेशन दिया गया इन ऑर्डर्ड पेयर्स एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ दीज। जो हमने क्वेश्चन नंबर आई सपोज 9th किया था जिसमें आपको रिलेशंस लिखने थे, इसका उल्टा था। मैंने बोला कि ऐसे रिलेशंस लिखिए जिसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें आपको बस ये चेक करना है कि ये रिलेशन इन चारों में से किसको सेटिस्फाई करता है। तो जो रिलेशन आपका है वो क्या है, रिलेशन है आपका, हम इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे। 1 1 है, 4 4 है, 3 3 है और 2 2 है, सेम वाले हम ढूंढ रहे हैं। तो इसका मतलब 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। ये चारों एलिमेंट्स होना क्या सेटिस्फाई करता है, ये चारों एलिमेंट्स होना रिलेशन को एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूफ कर देता है। मींस हमने ये असर्टेन कर लिया कि R इज रिफ्लेक्सिव। R कैसा रिलेशन हो गया, R एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें और एलिमेंट्स कौन कौन से बचे, 1 2 है, 1 3 है और 3 2 है। 1 2 है, 1 3 है और 3 2 है। आई थिंक हमने सारे एलिमेंट्स लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये तो आपके रिफ्लेक्सिव वाले हो गए। इसमें चेक कर लेते हैं, 1 2 है तो क्या 2 1 है, नहीं। इसका मतलब 1 2 है, 1 3 है तो क्या 3 1 है, नहीं। 3 2 है तो क्या 2 3 है, नहीं। इसका मतलब कि ये देखिए केवल एक का नहीं होना ही इसको सिमेट्रिक नहीं बनाएगा। एक ही अगर नहीं है, एक भी अगर इसमें नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा, इसमें तो तीनों मिसिंग है। तो आर इज क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक। आर आपका सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करने की तो जरूरत है नहीं, 1 2 है। अब 2 से स्टार्ट करने वाला कोई और एलिमेंट इधर तो नहीं है। 2 से स्टार्ट करने वाला यहां पे कौन सा एलिमेंट है, 2 2। तो 1 2 है, 2 2 है तो 1 2 है, बिल्कुल है। चलिए इसका तो मिल गया। 1 3 है, 3 2 है तो क्या 1 2 है, बिल्कुल है। 1 3 है, 3 2 है तो क्या 1 2 है, बिल्कुल है। 1 3 है, 3 3 है तो क्या 1 3 है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब अब 3 2 पे आते हैं। 3 2 है, अब किसकी स्टार्टिंग में 2 आता है, इसके 3 2 है, 2 2 है तो 3 2 है। देखो अगर सिमेट्रिक सिमिलर वाला लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो मिल ही जाता, वही एलिमेंट वहां पहुंच जाता है। मेन ये है कि 1 2 है, वह इससे रिलेटेड कोई 2 से स्टार्ट होने वाले के ही एलिमेंट है। 1 3 है, 3 2 है तो 1 2 है। इसका मतलब R कैसा हो गया, R इज, हमने सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रिक चेक कर लिया, R इज ट्रांजिटिव। तो चेक करिए, R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड एंड राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16th एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज रिटन ऑन द बोर्ड। ये कह रहा है कि अगर एक रिलेशन डिफाइन किया गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे, अगर एक रिलेशन डिफाइन किया गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे गिवन बाय a कॉमा b सच दैट a इज इक्वल टू b माइनस 2। जो a कॉमा b, जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से 2 छोटा होना चाहिए। रिलेशन क्या बोल रहा है, ये जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से 2 छोटा होना चाहिए। तो पहले तो डेफिनेशन ही चेक कर लेते हैं कौन कौन से आउट ऑफ द सोर्स जाते हैं। तो 2 4 ये इससे 2 छोटा है, बिल्कुल सही, ये हो सकता है हमारा आंसर। दिस कुड बी, हम उनके आगे ब्रैकेट लगा रहे हैं जो हो सकते हैं हमारे आंसर्स। 3 8, इस दोनों में कितने का गैप है, 5 का गैप है ना, ये तो डेफिनेटली हमारा आंसर नहीं होगा। 6 8, इसमें 2 का गैप है, ये हमारा आंसर हो सकता है। 8 7 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 7 और 8 के एक तो पहली बात तो दूसरा वाला छोटा है
ऊपर से गैप 1 का है, मींस लिख के भी देख लो, ए क्या है 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 हो रहा है, 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 2, क्या सही है? गलत हो गया। उसमें पुट करिए ना, ए की जगह 3 पुट करिए, बी की जगह 8 पुट करिए, 8 माइनस 2 कितना होता है 6, 3 नहीं हुआ ना, 6 इज इक्वल टू 8 माइनस 2, ये सही हो सकता है। ये ऑप्शन ए है आपका, ये बी है, ये सी है और ऑप्शन डी है। 8 इज इक्वल टू 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 कितना होता है 5, तो ये गलत। मतलब बी और सी, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमें केवल ऑप्शन आंसर्स चेक करने से मतलब है। आप चाहे तो रीजंस लिख भी सकते हैं कि सिंस 2 इज इक्वल टू 8, 3 इज नॉट इक्वल टू 8 माइनस 2, तो बी एलिमिनेट हो गया। 8 इज इक्वल नॉट इक्वल टू 7 माइनस 2, तो डी एलिमिनेट हो गया। अब चलिए हम लिख ही देते हैं ऑप्शन ए, सिंस 4। अब चलिए हम पहले आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, लिखना तो आसान है। अब देखिए इन दोनों में से हमें चेक करना है कि सही कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें b की वैल्यू कितनी है 4, इसमें b की वैल्यू है 8। उसने क्या बोला है b इज ग्रेटर देन 6, b की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, 4 नहीं सेटिस्फाई कर रहा, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। तो बचा कौन सा? ऑप्शन सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। रीजंस भी लिख देते हैं, सिंस 4 इज लेस देन 6 बट d is greater than 6, therefore a is wrong, a गलत हो गया। ऑप्शन बी, since 3, 8 does not satisfy what? a is equal to b minus 2, therefore wrong। C, since 8 is equal to 6 is equal to, पहला वाला is equal to 8 minus 2 and 8 is greater than 6, therefore C is correct। देखिए एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं पर इसमें नहीं होता है एनसीईआरटी में। ऑप्शन डी, since 8 is not equal to 7 minus 2, therefore D is, ठीक, यही रीजन मोर देन सफिशिएंट है। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ऑप्शन डी, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का डिस्कशन कंप्लीट करता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 1.2। जो भी डाउट्स हो उनको देखते जाइए, क्लियर करते जाइए, डाउट्स आगे मत लेके जाना वरना आगे आपको दिक्कत आएगी। ठीक, इसलिए प्लीज बी केयरफुल, क्वेश्चंस को सारे करिए, सही करिए। ठीक, तो चलिए, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक अवर वीडियोस एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम Play Store। Thank you।